बहू तुम्हारी ननद की शादी है, छुट्टी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। नहीं तो यहाँ काम कौन संभालेगा। जानकी जी अपनी बहू आशा से बोली। मम्मी जी, मैं छुट्टी लेने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। छुट्टी तो लेनी ही है ना। अपने घर में ही तो काम है। पर आप जितने दिन की छुट्टी के लिए कह रहे हो, इतने दिन की छुट्टी तो मुझे मिलेगी भी नहीं। आशा ने कहा। अरे भला ये क्या बात हुई। शादी की शॉपिंग करनी है, घर में आने जाने वाले मेहमानों को संभालना है। और भी 10 काम होते हैं शादी में। काम कौन करेगा। छुट्टी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। जानकी जी ने कहा। मम्मी जी, सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। मुझे 15 दिन की छुट्टी कोई देने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। आशा ने कहा। अरे भला 5 दिन से क्या होगा। कितना सारा काम है। क्या तुम्हारी देवरानी ही सबको संभालती रहेगी। तुम कुछ नहीं करोगी। बहू, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तुम चुपचाप ऑफिस वालों से छुट्टी के लिए कह दो। जानकी जी ने कहा। मम्मी जी, अगर मैं इतने दिन की छुट्टी के लिए जिद करूंगी तो वो लोग मुझे घर बैठने के लिए ही कह देंगे। ऑफिस है वो, मेरे घर का काम नहीं है जो अपनी मन मर्जी से सब कुछ कर लूं। तो फिर साफ साफ कह दे उनको कि रखे अपनी नौकरी को अपनी टोकरी में। कोई जरूरत नहीं है वहाँ काम करने की। रिजाइन कर दे। और नौकरियां पड़ी है, दोबारा मिल जाएगी। तेरी ननद की शादी के बाद फिर देख लेना। जानकी जी आदेश सुनाते हुए बोली। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। साथ ही धीरे धीरे उठकर सब लोग अपने अपने कमरे में रवाना हो गए। जबकि आशा वहीं बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए भला इस घर के लोगों को। ऐसा नहीं है कि घर में काम करने वाला कोई नहीं था। अच्छा खासा परिवार है। घर में सास जानकी जी, पति जितेश, देवर नमन और उसकी पत्नी माधवी और छोटी ननद भव्या थी। आशा नौकरी करती थी जबकि देवरानी माधवी घर में रहकर घर संभालती थी। पर फिर भी दोनों बहुओं में फर्क तो था ही। जानकी जी की नज़र में माधवी की बहुत अहमियत थी। जबकि उन्हें लगता था कि आशा तो कोई काम करती ही नहीं है। वो तो सज धज कर बस ऑफिस रवाना हो जाती है और वहां जाकर बैठ जाती है। जबकि घर का सारा काम बटा हुआ था। माधवी सुबह खाना बनाती थी तो आशा रात का खाना बनाती थी। घर की साफ सफाई के लिए काम वाली आती थी, जिसका पेमेंट आशा को करना पड़ता था। क्योंकि साफ सफाई को लेकर भी एक दो बार अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। और जिसमें जानकी जी ने साथ माधवी का ही दिया था। ऐसा भी नहीं था कि आशा की कमाई का कोई महत्व नहीं था। आशा भी घर के खर्चे में बराबर का सहयोग करती थी। लेकिन फिर भी उसकी अहमियत इतनी नहीं थी। हमारे भारतीय समाज में भला बहू की इनकम को कौन महत्व देता है। उनके लिए तो बहुएं सिर्फ टाइम पास के लिए कमा रही है। अगर वो घर में खर्च भी कर दे तो उन्हें बोलने में ही शर्म आती है कि बहू भी घर में खर्च करती है। जब से भव्या की शादी पक्की हुई थी तब से घर में रोज ये रामायण होने लगी थी। बस जानकी जी आशा के पीछे पड़ चुकी थी कि वो किसी तरह से तो छुट्टी ले। पर हैरानी की बात थी कि अभी इतनी बहस हो गई, पर घर में से किसी भी सदस्य ने आशा का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उसके पति जितेश ने भी। खैर, आशा उठकर अपने कमरे में गई तो जितेश पलंग पर बैठा हुआ था। उसे देखकर आशा ने कहा। तुम मम्मी जी को समझाते क्यों नहीं हो। भला ऑफिस वाले इतने दिन की छुट्टी देते हैं क्या। अब मैं भी क्या करूं, मम्मी समझना ही नहीं चाहती तो कैसे समझाऊं। एक बार ऑफिस में बात तो करके देखो। क्या पता वो लोग छुट्टी दे दे। जितेश भी चिढ़ते हुए बोला। तुम्हें क्या लगता है जितेश, मैंने बात नहीं की है। मैंने बात की तभी तो कह रही हूँ कि सिर्फ 5 दिन की छुट्टी ही सैंक्शन हो रही है। उसके अलावा तो वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देंगे। ऊपर से मम्मी जी ने कह दिया कि नौकरी ही छोड़ दो। देखो, मुझे मत घसीटो इन सब में। तुम जानो और मम्मी जाने, मुझे नहीं पता। वैसे ही शादी के खर्चों के लिए पैसों का ही अरेंजमेंट करना है। अभी मैं और नमन इसी सब में लगे हुए हैं। ऊपर से तुम लोगों की रामायण सुन सुन के दिमाग खराब हो जाता है। कहकर जितेश दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। खैर, दूसरे दिन आशा ऑफिस तो चली गई। पर शाम को घर वापस आई तब दोबारा सब लोग साथ बैठे। तब जानकी जी बोली। बहू, तूने ऑफिस में छुट्टी के लिए कह दिया ना। सुनकर आशा बोली। हाँ मम्मी जी, कहा तो था। पर वो लोग माने ही नहीं। इसलिए मैं रिजाइन दे आई हूँ। अब तो छुट्टी ही छुट्टी है। ये सुनकर माधवी बोली। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हम कल सुबह से ही शॉपिंग शुरू कर देंगे। और नहीं तो क्या। अब फटाफट काम में लगते हैं। बेटा, पैसे दे दो तुम लोग जो कल से शॉपिंग शुरू करे। जानकी जी भी खुश होते हुए बोली। हाँ मम्मी, कल हम आपको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे तो आप लोग शॉपिंग शुरू कर देना। नमन ने भी कहा। तब जितेश आशा से बोला। आशा, तुमने कहा था ना कि तुम भी कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर दोगी। कब तक दोगी तुम पैसे। कौन से पैसे जितेश। अब कहाँ है पैसे। अगर मैं नौकरी कर रही होती तो वहां से लोन उठाती, जो धीरे धीरे अपनी सैलरी से चुकाती। पर अब तो मैं रिजाइन कर चुकी हूँ तो अब वो पैसे नहीं आएंगे घर में।
आशा ने जितेश ने कहा। और उसके बाद आशा माधवी की तरफ पलटकर बोली, और हाँ माधवी, कल सुबह हम थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे और फिर दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। क्या है ना कि अब काम वाली को पे भी पैसे मैं नहीं दे पाऊंगी, तो उसे भी तो मना करना पड़ेगा। और हाँ मम्मी जी, अब सब्जी का हिसाब किताब, दूध का बिल सब आप लोग देख लेना। क्या है ना कि अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं नौकरी करूँगी ही नहीं, क्योंकि जब भी घर में कोई काम होता है मुझे लंबी छुट्टी लेने के लिए कहा जाता है, फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ती है। नमन भैया की शादी में भी मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी, उसमें तो मेरी तनख्वाह इस वाली नौकरी से ज़्यादा थी। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं नौकरी करूँगी ही नहीं। आशा की बात सुनकर सबके चेहरे की हवाएं उड़ गई, जबकि आशा उठकर अपने कमरे में चली गई। आखिर फिर सबने बैठकर डिसाइड किया कि आशा को उसकी नौकरी करने दी जाए और मिलकर सब काम कर लिया जाए। आखिर वो लोग भी जानते थे कि आशा की इनकम का घर में महत्व तो है, मानते नहीं थे ये अलग बात थी। इधर आशा ने भी रिजाइन तो दिया नहीं था, बस आकर एक बार अंधेरे में तीर चलाया था जो आखिर निशाने पर जाकर लगा था।